चलिए स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विलन में एक और नया लेक्चर। हालांकि ये लेक्चर देखिए थोड़े टाइम बाद आ रहा है, लेकिन आपने, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है, आपने इससे पहले के लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट कर लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे। देखिए पिछले लेक्चर तक हमने विलन की अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसको हमने जाना था। आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम जो विलन की अणुसंख्या गुणधर्म 4 हैं हमारे सिलेबस में, जिनमें पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वो मैंने आपके लिए हेडिंग लिखा भी है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वथनांक उन्नयन भी होता है, हिमांक अवनमन होता है, परासरण होता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम 3 जो अणुसंख्या गुणधर्म हैं परासरण को छोड़कर, उनको डिस्कस करने वाले हैं। परासरण को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो ये 3 चूंकि थोड़ा लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए हम इस महत्वपूर्ण लेक्चर में विलन की जो अणुसंख्या गुणधर्म हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। देखिए पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी थ्योरी मैं आपके लिए लिख दूंगा और फिर आप उसको नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये मैं ध्यान दिला दूं, अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब क्या था कि किसी विलन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हो, विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। और वो विलेय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। वो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य टाइप का नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होना चाहिए। माने आपका जो विलेय है, पहली बात तो ये हुआ, वो विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, माने वाष्पित ना होता हो, अवाष्पशील। साथ ही विद्युत अनअपघट्य होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस आयनों में ना टूटता हो, विद्युत अनअपघट्य अवाष्पशील विलेय पदार्थ होना चाहिए। तो जब आप किसी विलयन में कोई गुण उसके मेजर कर रहे हो या किसी विलयन के ऐसे गुणों को देख रहे हो कि जो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हो, इसकी प्रकृति पर नहीं, अणुओं की संख्या पर डिपेंड, माने ये जितने ज्यादा अणुओं में होंगे तो उस विलयन के गुण बदल जाते हैं। तो ऐसे गुणों को हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते थे, जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सुना और समझा। तो उनमें से एक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको समझते हैं और हम ये देखेंगे कि कैसे ये विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कोई हमने एक पात्र लिया, ठीक, इस पात्र में हमने सपोज कीजिए कि जल ही ले लिया, कोई भी द्रव ले सकते हैं वैसे आप, कोई हमने ये लिख देता हूं मैं कि हमने जल ही ले लिया है, ठीक। अब कोई पात्र है, जल ले लिया है। अब आपको पहले देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इतना हिस्सा, वाष्प दाब क्या होता है, जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, तब वो समझ में आएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से मतलब तो यह है कि वाष्प दाब में दाब के सापेक्ष कमी, अवनमन माने होता है कमी, डिक्रीजमेंट, आपेक्षिक माने किसी दाब के सापेक्ष। तो पहले वाष्प दाब समझना पड़ेगा ना, वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, तो उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक पात्र लीजिए, उसमें आपने जल ले लिया, अब आप इसको गर्म करना शुरू कीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करते समय आप टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए, निश्चित ताप पर गर्म करना, मैं लिख रहा हूँ निश्चित ताप पर गर्म इस जल को आप करेंगे। निश्चित ताप जैसे मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म कर रहे हैं, 50 पर कर रहे हैं, 60 पर कर रहे हैं, कुछ भी, ये नहीं कि क्वथनांक पर गर्म कर रहे होंगे आप, 100 पे ही करना है, 100 पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने ऐसा मान लिया कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप फिक्स कर लिया, लेकिन करना निश्चित ताप पर गर्म है, माने टेम्परेचर बढ़ा लो और फिक्स कर लो फिर उसे, ये नहीं कि फिर उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करना है अगर आप वाष्प दाब को मेजर करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता रहा हूँ, शायद ही आपने पहले ऐसा समझा होगा, इसलिए कह रहा हूँ वाष्प दाब पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े टॉपिकों को तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनको छोटी बातें नहीं पता होती, फिर उसको रट्टाफिकेशन कहा जाता है, फिर आप कंपटीशन में फंस जाते हैं। तो इसलिए पहले आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाष्प दाब है क्या, पहले हमें वाष्प दाब को समझना पड़ेगा। तो वाष्प दाब को समझने के लिए हमने क्या करना है, एक पात्र लिया हमने, उस पात्र में हमने जल ले लिया या कोई अन्य द्रव ले सकते हैं। अब आपने इसको ताप बढ़ाकर गर्म करना है, तो ताप बढ़ा लें आप जितना बढ़ा लें, लेकिन फिर उसको फिक्स कर लें, फिर निश्चित कर लेना। तो निश्चित ताप पर आपने इस जल को जब गर्म करना शुरू किया
तो ये जल जो है वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। ये वाष्प हो गई इस जल की, ये हो गई वाष्प। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब जल वाष्प में बदल रहा है तो उस वाष्प और इस जल के मध्य साम्य रहता है। साम्य का मतलब होता है इससे इसका बदलना, इससे इसका बदलना, सेम उससे मतलब साम्य है कि इससे तो ये बदल के जा रही है वाष्प। ऐसी स्थिति में ये जो वाष्प है इस द्रव की सतह पर दाब लगाने लगती है, इसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए आप ऊपर से इसे किसी और पात्र से बंद कर सकते हैं, जैसे आपने कोई प्लेट रख दी इसके ऊपर, ठीक है ना। जब आपने द्रव को गर्म करना शुरू किया तो वाष्प बनने लगी, तब आपने इसके ऊपर एक प्लेट और रख दी। तो प्लेट रखने से क्या होगा कि ये जो वाष्प है इस द्रव की सतह पर दाब लगाने लगेगी, इसी द्रव की वाष्प इसी द्रव की सतह पर दाब लगाने लगेगी, और साथ में पात्र की दीवारों पर, पात्र की सतह पर भी ये दाब लगाने लगेगी। तो वाष्प द्वारा लगाया गया यही दाब कहलाता है वाष्प दाब। ये समझना क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब आप किसी पात्र में जल लिया, उसको आपने एक निश्चित ताप पर गर्म करना शुरू कर दिया, तो वो द्रव जो है, वो जल जो है, वो वाष्प में बदलना शुरू हो गया। आपने उस वाष्प को मतलब उस पात्र के ऊपर एक प्लेट जैसी रख दी, तब वो वाष्प उस द्रव की सतह पर, जिस द्रव से वो वाष्प में बदल रही है, उस द्रव की सतह पर और जो पात्र है आपका उसकी दीवारों पर अंदर की तरफ से दाब लगाने लग जाएगी। उस वाष्प द्वारा लगाए गए इस दाब को, जो द्रव की सतह पर लग रहा है या पात्र की दीवारों पर लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। इसे और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको सबको चाय बनानी आती होगी, तो चाय बनाते टाइम आप क्या कर रहे हैं कि किसी पात्र में, किसी बर्तन में आप पानी ले लेते हैं और उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। बस आपने निश्चित ताप पर गर्म करना है। तो आप देखते होंगे कि वो पानी जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, तो आप एक प्लेट ढक देते हैं उसके ऊपर से। तो वो जो वाष्प बदल रहा है, द्रव जो है, वो पानी जो है जो वाष्पित हो रहा है, तो वो वाष्प जो है उस बचे हुए पानी की सतह पर भी दाब लगा रही है, और उस प्लेट जो आपने रखी है उस पर भी दाब लगा रही है, और जिस बर्तन में आपने उस पानी को ले रखा था उसकी सतह पर भी अंदर से दाब लगा रही है। तो वो सब वाष्प द्वारा जितना भी दाब द्रव की सतह पर, उस प्लेट पर जो ऊपर रखी है, और जो खुद पात्र है उसकी सतह पर जो दाब लग रहा है, उसी को आप बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी तो पानी पानी था इसमें, मीन्स शुद्ध विलायक था, तो क्योंकि जल के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब हम इसके बाद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने वाष्प दाब समझा, अब हम आपेक्षिक अवनमन समझने की कोशिश करते हैं कि वाष्प दाब में कमी आ कैसे जाती होगी। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपने एक बार तो क्या कर लिया, शुद्ध जल का वाष्प दाब आपने निकाल के रख लिया, और शुद्ध जल माने शुद्ध विलायक, विलायक में कोई अभी विलय तो मिला हुआ नहीं है, केवल जल है। तो ऐसी स्थिति में जो वाष्प दाब होता है उसको हम पी नोड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? पी नोड से। इस जीरो को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। शुद्ध विलायक से मेरा मतलब ये है कि विलायक में कुछ भी मिला हुआ, विलेय पदार्थ की थोड़ी मात्रा भी मिली हुई नहीं है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम कहते हैं पी नोड। अब हमने क्या काम किया, फिर से अलग से एक प्रैक्टिकल किया। अब हमने इस विलायक को विलयन बनाना है। अब हमने उतना ही द्रव, उतना ही पानी फिर से लिया, फिर हमने जल ले लिया, और इसमें मिला दिया इस बार हमने विलेय पदार्थ। कौन सा विलेय मिलाना है? इस टाइप का अवाष्पशील विद्युत अनघट्य टाइप का आपने इसमें मिला लिया विलेय। ये विलेय के कण हो गए आपके। अब आपने क्या करना है, इसको फिर गर्म करना है, निश्चित ताप पर इसको गर्म किया आपने। अब चूंकि ये विलायक नहीं है, अब ये विलयन बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि जल में अवाष्पशील विद्युत अनघट्य पदार्थ के कणों को भी आपने मिला लिया है। अवाष्पशील विद्युत अनघट्य पदार्थ भी इसमें मिला लिया है। तो अब ये क्या बन गया है? विलयन बन गया। अब जब आप इसको निश्चित ताप पर गर्म करना प्रारंभ करेंगे तो जो जल है वो तो वाष्प में बनेगा, लेकिन अब जो वाष्प आएगी वो इसके कंपेयर में कम आएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो आपने विलेय मिलाया वो तो अवाष्पशील है, वो तो वाष्पित होना नहीं। तो जब आपने मिलाया है तो वो क्या करेगा, अवाष्पशील विलेय के कण क्या करेंगे, इस शुद्ध विलायक के कणों को, माने जल के कणों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, कुछ कणों को घेर लेंगे, और घेर लेंगे तो जल के कणों को वाष्पित नहीं होने देंगे। माने क्या हो गया, एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि आपने जो जल लिया अब उसमें अवाष्पशील विलेय के कण मिला लिए, तो अवाष्पशील विलेय के कण क्या करेंगे, जल के कणों को थोड़ा सा कवर कर लेंगे,
और उन्हें बाष्पित होने से रोकेंगे, उनकी बाष्प बनने से रोकेंगे, तो बाष्प अब आएगी कम। और जब कम बाष्प आएगी, आप उस बाष्प को, ये कम बाष्प है तो मैं इसलिए कम दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने एरो दिखाए थे। अब आपने इसको प्लेट से ढक लिया है, ये कोई प्लेट है, ये कोई अन्य पात्र है, तो अब ये जो बाष्प है इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी, कम दाब लगाएगी पहले के कंपेयर में, या पात्र की दीवारों पर जो दाब लगाएगी वो कम लगेगा, क्योंकि कम बाष्प है तो कम दाब लगेगा। तो कम दाब लगेगा तो कम बाष्प दाब होगा, और कम बाष्प दाब होगा उसको हम पहली बात तो प्रदर्शित करेंगे PS से। PS क्यों? S फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने विलयन, क्योंकि अब ये विलयन में बन गया, विलयन बन गया था, तो अब बाष्प दाब को हम विलयन का बाष्प दाब कहेंगे। तो PS, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, माने ये क्या चीज है, ये विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब। तो जो विलयन का बाष्प दाब है वो कम हो जाएगा, किससे? विलायक के बाष्प दाब से। तो बाष्प दाब में आई इस कमी को कहते हैं बाष्प दाब का अवनमन। अभी बाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे, आपेक्षिक नहीं बोलेंगे। तो बाष्प दाब का, मैं देखिए अभी रफली लिख रहा हूं, फिर आपको फेयर में सब लिख दूंगा। बाष्प दाब का अवनमन, तो ये हो गया P नोट माइनस PS। क्यों हो गया भाई? क्योंकि बाष्प दाब विलायक का जो है वो ज्यादा है, क्योंकि विलायक के समय जल जो है बहुत अधिक मात्रा में बाष्पित हो रहा था। जब अधिक मात्रा में बाष्पित हो रहा था तो उस पर हमने जो बाष्प है वो ज्यादा दाब लगा रही थी, इसलिए विलायक का जो बाष्प दाब है वो ज्यादा है। जबकि जब विलायक में हमने एवाजशील विलय मिला लिया, माने उसे विलयन बना लिया, तो एवाजशील विलय के जो कण हैं वो इस विलायक के कणों को बाष्पित नहीं होने दे रहे हैं, जल को ज्यादा बाष्पित नहीं होने दे रहे, तो बाष्प कम आ रही है। बाष्प कम आ रही है तो वो द्रव की सतह पर और पात्र की सतह पर कम दाब लगाएगी, तो इसलिए विलयन का बाष्प दाब कम हो जाएगा। तो बाष्प दाब में आई ये कमी बाष्प दाब का अवनमन कहलाएगी, तो P नोट माइनस PS कहलाएगी। लेकिन आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब है? आपेक्षिक का मतलब है कि इसके सापेक्ष देखना, तो इसके सापेक्ष देखेंगे तो उस स्थिति में उसे हम बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहने लगते हैं। आपेक्षिक अवनमन माने P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। जैसे आप अवकलन देखते होंगे ना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस टाइप से, तो ऐसी जब हमने P नोट को इसके अपॉन में लिख लिया, इसके सापेक्ष हम देखने लगे कि कितनी कमी आ रही है, माने विलायक के बाष्प दाब के सामने कितनी कमी आ रही है, उसको हम फिर आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो विलयन बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। P नोट क्या है? शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। PS क्या है? विलयन का बाष्प दाब। P नोट फिर से शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के बाष्प दाब में कितनी कमी आ रही है, उसको हम कहते हैं बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, ये अणुसंख्यक ऊर्ध्वन क्यों है? बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक ऊर्ध्वन क्यों है? इसलिए है, अब आप सोचिए, एवाजशील विलय के कणों की संख्या मिलाने पर ही तो बाष्प दाब में कमी आई है, और जितने ज्यादा मात्रा में आप इस एवाजशील विलय पदार्थ को मिलाते जाएंगे, इसके कणों की संख्या को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतनी ही बाष्प कम बनेगी। क्यों? क्योंकि जो एवाजशील विद्युत अनुघट्य के कण हैं, जब वो ज्यादा मात्रा में आएंगे तो वो ज्यादा जल के अणुओं को कवर कर लेंगे, अर्थात कोई भी विलायक हो ज्यादा विलायक के अणुओं को या कणों को घेर लेंगे, उन्हें बाष्पित होने से रोकेंगे, और जब बाष्पित होने से रोकेंगे तो बाष्प बनेगी कम, जितनी कम बनेगी उतना ही ज्यादा विलयन का बाष्प दाब कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये एवाजशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा क्या है? किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो एवाजशील कणों की संख्या पर निर्भर करते हों। इसका मतलब जितना ज्यादा एवाजशील विलय पदार्थ मिलाते जाओ, विलयन के वो गुण बदलते जाएं। घटे बढ़े वो अलग चीज है, क्योंकि बाष्प दाब तो कम होता है लेकिन क्वथनांक बढ़ने लगता है, जो इसकी अगली वाली प्रॉपर्टी आएगी अणुसंख्यक गुणधर्म की। तो इसके नहीं कह रहा हूं, बस विलयन मतलब विलयन के गुण बदलने लगे। कब? जब आप किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में एवाजशील विलय पदार्थ मिलाएं तो विलयन के गुण बदलने लगे, उसको हम, ऐसे गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या बात क्लियर समझ में आई आपको कि जब हमने शुद्ध विलायक लिया तो शुद्ध विलायक का जो बाष्प दाब है, निश्चित ताप पर जब आपने शुद्ध जल को, शुद्ध विलायक को गर्म करना शुरू किया तो बाष्प ज्यादा मात्रा में है, तो उस बाष्प को रोकने के लिए आपने कोई प्लेट रखाई, तो उस बाष्प ने इस द्रव की सतह पर दाब लगाया, तो उस प्लेट पर भी लगाया, और जिस पात्र में आपने लिया था उस द्रव को उस पर भी लगाया, तो वो सब बाष्प दाब होता है। तो जो आया उसे हम शुद्ध विलायक का बाष्प दाब बोलेंगे, क्योंकि विलायक की वजह से। तो P नोट। जब आपने
उस विलायक में, शुद्ध विलायक में एवास्फिल विलेय मिला दिया, एवास्फिल विलेय के कण मिला दिए, तो उन एवास्फिल विलेय के कणों ने क्या काम किया, शुद्ध विलायक के कणों को अर्थात जल के कणों को कवर कर लिया, घेर लिया, उन्हें वाष्पित होने से रोका, कुछ ही वाष्पित हो पाए। तो वाष्प कम आई, और वाष्प कम आई तो उसने जो द्रव की सतह पर दाब लगाया वो कम लगाया, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, क्योंकि अब वो विलयन कहलाया, क्योंकि शुद्ध विलायक में आपने एवास्फिल विलेय मिला लिया था, माने टीएस। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा और विलयन का वाष्प दाब कम हुआ, तो इसमें कमी जो आई तो पी नोट माइनस पी एस, तो वो वाष्प दाब का अवनमन कहलाया केवल। लेकिन आपेक्षिक के लिए आपने अपोन में पी नोट कर लिया, क्योंकि आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष इसको देख रहे हैं। ठीक, तो ये आपको समझ आया होगा। इसको मैं एक कॉमन एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपको चाय बनाना की जो मैं बात कर रहा था कि आता होगा, नहीं तो सीखते हैं, देखिए क्या करना होता है आपको। तो सबसे पहले तो मैंने जब एग्जांपल बताया कि आपने किसी पात्र में शुद्ध जल लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, उसकी वाष्प उठी, आपने प्लेट से ढका, तो शुद्ध जल का जो वाष्प था वो वाष्प ने बचे हुए जल की सतह पर दाब लगाया, उस प्लेट पर लगाया, और जिस पात्र में आपने उसको लिया था उस पर लगाया, तो वो वाष्प दाब हो गया, वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, माने पी नोट। अब चूंकि आपने प्लेट हटाई तो चाय बनाते समय आप क्या करते हैं, अब आप उसमें चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसमें इलायची डाल देते हैं। इस प्रकार से जल के अलावा जो आप चीजें मिलाते हैं, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, वो अवाष्पशील विलेय मान लीजिए। हालांकि चीनी और चाय पत्ती वाष्पित होती है, लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अब क्या होगा, अब वाष्प कम आएगी। या इसकी जगह चाय बनाने का एग्जांपल छोड़िए, आप समझ लीजिए कि आपने रेत डाल दिया उसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा रेत डाल दिया। जैसे आपने पानी को गर्म किया किसी पात्र में रख के, तो पहले तो वाष्प ज्यादा आई, जब वो शुद्ध जल है, प्लेट से आपने ढका तो उस वाष्प ने जल की सतह पर और उस पात्र की सतह पर दाब लगाया, वो वाष्प दाब आपका आ गया पी नोट। अब आपने उस जल में थोड़ा सा रेत डाल दिया, तो रेत कैसा है, अवाष्पशील और विलेय है, तो अब पहली बात तो उसे हम विलयन कहेंगे, क्योंकि जल में रेत मिल गया है तो अब वो विलयन बन चुका है। तो वो जो रेत के कण हैं पानी के कणों को कवर कर लेंगे, कुछ कणों को कवर कर लेंगे, उन्हें वाष्पित नहीं होने देंगे, माने अब वाष्प कम आएगी, और वाष्प कम आएगी, अब आप प्लेट से ढकेंगे तो वाष्प दाब भी क्या लगाएगा, वो वाष्प कम लगाएगी, अर्थात विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, इसे हम अवनमन कहेंगे वाष्प दाब में। और जब आप विलायक के, शुद्ध विलायक के सापेक्ष इस कमी को देखेंगे तो उसे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये विलयन का अनुसंख्यक ऊर्ध्वम क्यों है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिलाने की वजह से ऐसा हुआ है, वाष्प दाब में कमी आई है, इसलिए अनुसंख्यक ऊर्ध्वम। तो इस सब को जो मैंने आपको समझाया, इस सब को मैं आपके लिए थ्योरी में लिख देता हूँ, और ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप जो भी रफली मैंने लिखा है, जैसे पात्र से समझाया, इस सब को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम का है। जब मैं थ्योरी लिखूंगा तो उसके नीचे आप अलग से फिर नोट कर लेना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की थ्योरी को लिखा है, और क्या लिखा है उसे समझते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक माने जब विलायक ही विलायक है, माने जल है तो जल ही जल है, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो आपने शुद्ध विलायक में माने शुद्ध जल में कोई रेत मिला दिया या कोई और अन्य अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तब विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि अब वो विलयन बन गया होगा। तो अब उसके वाष्प दाब में पहले के अपेक्षा, माने जब वो विलायक रहा था उस समय के वाष्प दाब में, और अब जब आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, माने विलयन बन गया, तो विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाएगी। इसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, केवल अवनमन, आपेक्षिक नहीं है, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, माने विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गई है, तो इसलिए उसे हम वाष्प दाब का अवनमन। तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष अगर हम ये देखने लगे, माने इस कमी को अगर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष देखें, तब हम कहते हैं इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसको गणितीय रूप से समझते हैं। माना शुद्ध विलायक से मतलब है कि जब केवल विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो ये पी नोड है, ठीक। और हम ऐसा मान रहे हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब वो है PS, क्योंकि S फॉर सॉल्यूशन। तब हम वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो क्या है, वाष्प दाब का अवनमन, उसे हम कहेंगे P नोड माइनस PS, क्योंकि जो विलायक का वाष्प दाब है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उस समय वाष्प ज्यादा बनेगी, ज्यादा दाब लगेगा। जब वो विलयन बन गया है तो वाष्प दाब में कमी आई है, तो जो कमी आई है उसे P नोड माइनस PS कहेंगे। लेकिन हमने आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, देखिए, वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन। ये आपका हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, माने हम विलयन के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आई है, जो अवनमन हुआ है, उसको देख रहे हैं। तो अब हम इसको बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, ये टर्म हो गया। तो ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। और साथ में मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं कि जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे तब राउल्ट के नियम में जो एक साइड आती है वो यही होती है, वाष्प दाब का। तो कहता है किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपको पता रहना चाहिए ना, मैं लिख भी देता हूँ। विलयन का होगा ये, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना। तो ये राउल्ट के नियम में आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो देखिए, मैं बहुत बार ऐसा बातें कहता हूँ कि आपको जो पढ़ाई है ना वो बड़ी इतनी इजी गोइंग बनानी है। इजी गोइंग का मतलब ये कि जैसे बोला जा रहा है आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो आपको पता होना चाहिए कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से मतलब हो रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का और अपॉन फिर से शुद्ध विलायक का, क्योंकि सापेक्ष है। जैसे आपको अगर बोला जाता है कि टॉफी, तो आपके माइंड में इमेज बनती है टॉफी क्या होता है, च्युइंगम, नमकीन, बिस्किट्स, मार्कर, डॉट पेन, जेल पेन, पेंसिल, सब जितने वर्ड मैं बोल रहा हूँ सब आपके माइंड में इमेज बन रही होगी। लेकिन मैं बोलने लग जाऊंगा वाष्प दाब, क्वथनांक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो आप फैल जाते हो, पूरा का पूरा रायता फैल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पढ़ाई को जब करना है तो उसको ठीक से समझना है और डाउनलोडिंग अपने माइंड में ठीक से करनी है। अगर डाउनलोडिंग ठीक हो जाएगी तो फिर कोई भी आपको पूछेगा तो आप प्ले ठीक कर पाएंगे, क्योंकि माइंड में वो इमेज बनी हुई है उस टॉपिक की, और जितना ज्यादा इमेज बनी होगी टॉपिक की तो उतना अच्छा आप उसको समझा पाएंगे। अब आपसे कोई बोले वाष्प दाब, तो आप समझ जाइए कि किसी विलय जो शुद्ध विलायक है उसको गर्म किया होगा, वाष्प आई, उस वाष्प को रोका होगा, तो उस वाष्प ने जो दाब लगाया होगा द्रव की सतह पर, पात्र की सतह पर, वो वाष्प दाब हो गया। ठीक, उसमें आपने अवाष्पशील विलय मिला दिया तो जो विलयन बन गया। तो अब विलायक के कण जो है कम वाष्पित होंगे, कम वाष्प बनेगी, तो वो कम वाष्प होगी तो दाब कम लगाएगी, तो वाष्प दाब में कमी होगी। उसे अगर आप विलायक के सापेक्ष देखने लगेंगे वाष्प दाब के सापेक्ष, तो उसको हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। तो ऐसे ही आपने स्टडी जो करते टाइम, अपनी पढ़ाई करते टाइम चीजों को ठीक से समझना है, जैसे सामान्य एग्जाम्पल की सहायता से उसको समझ लेना है और फिर अपने हिसाब से उसको डाउनलोड करना है और फिर ठीक से प्ले करना है। ठीक, तो ये पहला अणुसंख्य गुणधर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसको थ्योरी और जितना मैंने फॉर्मूला लिखा है अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट जो अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन, उसकी बात करें। देखिए, बात करते हैं दूसरे अणुसंख्य गुणधर्म जो कि है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं। तो इसमें भी पहले देखिए हम क्वथनांक को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्नयन माने तो होता है बढ़ना, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो पहले क्वथनांक समझना पड़ेगा क्या होता है। देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई पात्र है, इसमें आपने जल ले लिया, ठीक है, जल है। अब आपने इसको गर्म करना शुरू किया, ताप दिया, ताप देने पर तो ये क्या होगा, ये वाष्प में बदलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये वाष्प बन रहा है तो ये जो वाष्प है ये द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी माने वाष्प दाब होगा। तो वो जो वाष्प के द्वारा आरोपित दाब है उसे आप वाष्प दाब कहते हैं। जब ये वाष्प दाब, ये जो बाहर का दाब है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से, ये बादल बादल मत समझना, ये बाहर का दाब जो है जो उस पात्र पर भी लग रहा है, हम पर भी लग रहा है, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब, तो क्या स्थिति आई कि वो जो वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस ताप को, इस ताप को कहते हैं क्वथनांक। देखिए कितना इजी परिभाषा है। किसी द्रव के लिए वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या देते हैं कि ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पित होना प्रारंभ कर देता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो निश्चित ताप है, उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो वाष्प दाब होता होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। तब उस ताप को, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो किसी भी द्रव के लिए वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब साम्य में
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात वह द्रव बाष्पित होना, उबलना प्रारंभ कर देता है, उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। तो आपको क्वथनांक समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी क्लास की बात है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इस क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा, तो देखिए क्या है इसके आगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये था शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक जब केवल जल जल है तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक मैं ऐसा मान लेता हूं, शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नोड मान लेते हैं। जैसे शुद्ध के लिए हम नोड ये 0 प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो वहां बाष्पदाब था तो पी नोड था, तो यहाँ विलायक का क्वथनांक है, तो इसलिए क्वथनांक को आपको पता है टेम्परेचर है तो टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी नोड है शुद्ध विलायक का। अब आपने इसमें मिला दिया अवाष्पशील विलेय, यानी पात्र में आपने, पात्र भी देखिए मुझसे जरा पता नहीं क्या ही बन जा रहा है। तो अब आपने ये जल तो था ही था, इसमें क्या मिला लेना है, कण मिला लेने हैं अवाष्पशील विलेय के, अवाष्पशील विलेय मिला लिया आपने इसमें। और जब इसमें आप अवाष्पशील विलेय के कुछ कण मिला लेंगे और अब आप इसको ताप देंगे तो इसकी वाष्प जो है वो कम आएगी, तो आप ताप और बढ़ाएंगे क्योंकि आप इसे वाष्पित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि क्वथनांक तभी कहलाएगा जब ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो जो अवाष्पशील विलेय के कण हैं इस विलायक के कणों को, माने जल के कणों को रोकेंगे वाष्पित होने से, क्योंकि उन्होंने उसे घेर लिया होगा। अवाष्पशील विलेय के कणों ने जल के कणों को सराउंड कर लिया होगा, चारों तरफ से घेर लिया होगा, तो कुछ कण वाष्पित नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। माने इस स्थिति में क्वथनांक क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, पहली बात तो इसे विलयन बोलेंगे, तो विलयन का क्वथनांक ऐसा मान लेते हैं कि विलयन का क्वथनांक क्या कहलाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टीएस से, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्वथनांक। तो अब विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है, तो क्वथनांक में जो बढ़ोतरी हो गई है, जो क्वथनांक बढ़ गया है विलयन का, उसे हम बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तब देख लेंगे, तब लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। अभी मैं ठीक से आपको लिख के भी दिखाऊंगा। तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा है किससे, विलायक के क्वथनांक से, तो टीएस माइनस टी नोट। विलयन का क्वथनांक ज्यादा है विलयन विलायक से, शुद्ध विलायक से, तो टीएस माइनस टी नोट, तो इसे हम क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। और रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी लिख भी देता हूं मैं, डेल्टा टीवी से। ये देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, माने क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा माने परिवर्तन के लिए है, टीवी माने बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, टीएस माइनस टी नोट, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो इस प्रकार से ये टीएस माइनस टी नोट आपका क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शुद्ध विलायक माने पानी है आपके पास केवल पात्र में, आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो वाष्प दाब है, क्योंकि जब आप गर्म कर रहे हैं वाष्पित होने लगा, वाष्प आने लगी, उस वाष्प ने द्रव की सतह पर दाब लगाया, माने वाष्प दाब, वो वाष्प दाब बाहर जो पूरा एटमॉस्फेयर में है, जो वायुमंडल में जो दाब लग रहा है, तो जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, जो मैं बता रहा था। तो जल के लिए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब आपने जल के साथ ये काम किया हुआ है एग्जाम्पल मानकर, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किसकी वैल्यू होगी, टी नोट की। शुद्ध विलायक माने शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने इस जल में क्या मिला लिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कण मिला लिए। उससे क्या होगा, ये अवाष्पशील विलेय के कुछ कण जल के कणों को वाष्पित नहीं होने देंगे, तब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, माने 100 से आपको टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए आपका जो टेम्परेचर है वो 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड आपको करना पड़ा, ठीक। तब ये विलयन बन गया, क्योंकि आपने जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया है जल में, विलायक में, तो विलयन है, तो विलयन का क्वथनांक 100.34 हो गया, माने पहले से बढ़ गया, क्योंकि अब अवाष्पशील विलेय के कण विलायक के कणों को वाष्पित नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा है, तब जाके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ है, अर्थात विलयन का क्वथनांक बढ़ गया है। तो वो जो क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई है उसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला हो जाएगा, आपको समझ आ ही रहा होगा। ये जो क्वथनांक उन्नयन है, ये जो मोललता होती थी, जो आपने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि पढ़ी, उसमें से एक सांद्रता व्यक्त करने की विधि थी मोललता। तो ये जो क्वथनांक उन्नयन होता है उस मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वहां से हमें एक फॉर्मूला भी मिलेगा जिस पर हम आंकिक प्रश्नों को सोल्व भी क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न भी हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले आप जितना भी मैंने ये समझाया है इसको थोड़ा ऐसे नोट कर लें, फिर मैं सिस्टमेटिक आपके लिए थ्योरी लिखूंगा,
फिर फॉर्मूला कैसे आएगा वो सब आपको बताऊंगा, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर क्वथनांक गुणन की थ्योरी को लिख दिया है। हालांकि मैं थ्योरी बड़ा ये शॉर्ट में मैंने लिखी है क्योंकि आपको समझा डिटेल में दिया है, तो उसको भी आप अपने आप से थ्योरी में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है, जब किसी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विद्युत अनघट्य, शायद हो सकता है बाज दाग के आपेक्ष वर्णन में विद्युत अनवघट्य शब्द छूट गया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग में समझाते टाइम तो बता ही दिया था। तो अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य वहां भी लिख लेना है, तो अवाष्पशील तो लिखा है शायद। तो जब किसी शुद्ध विलायक में माने जल है जैसे, उसमें अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य विलय पदार्थ हम मिलाएंगे, तब विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जो हमने देखा अभी क्यों बढ़ जाएगा। इसे हम क्वथनांक गुणन माने डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट भी करेंगे, कहते हैं। चाहे तो आप इसकी थ्योरी को ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है, उस स्थिति में जो क्वथनांक आता है उसको हम टी नोट से प्रदर्शित करते हैं। जब उसमें अवाष्पशील विलय, फिर ये लिख सकते हैं, जब अवाष्पशील विलय विद्युत अनघट्य विलय पदार्थ मिलाया जाता है, तब क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है। इस क्वथनांक वृद्धि को क्वथनांक गुणन कहते हैं, डेल्टा टीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस सब बातों को मैं गणितीय रूप में लिखता हूँ और इसका फॉर्मूला लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले पर बहुत से आंकिक प्रश्न आपको सोल्व करना भी मैं बताऊंगा। जब ये फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फिर एक्सरसाइज में भी जब क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो उनको भी करेंगे। तो देखिए, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इसको हम टी नोड कह देंगे, ठीक है ना। क्वथनांक की वजह से टेम्परेचर, क्योंकि इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, तो टेम्परेचर है तो टी, शुद्ध का है तो 0 लिख दिया होगा। ऐसे ही विलयन का क्वथनांक, जब ये विलयन बन गया, माने जब आपने इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिला दिया है, तब ये सॉल्यूशन बन गया है। तो इस ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे तो टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का है तो क्वथनांक कितना हो गया, टीएस। अब क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हुई, माने क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, तो इसको रिप्रेजेंट तो हम डेल्टा टीबी से करते हैं। तब हम कहेंगे कि विलयन का क्वथनांक ज्यादा हो गया होगा शुद्ध विलायक से, तो टीएस माइनस टी। तो अगर हमें कहीं क्वथनांक उन्नयन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम विलयन के क्वथनांक से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटाएंगे और डेल्टा टीबी आ जाएगा। तो एक तो ये बात होगी गणितीय रूप में, साथ में एक फॉर्मूला और आएगा। कैसे, देखिए जो ये क्वथनांक उन्नयन होता है ये मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट में, विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, जो विलयन का क्वथनांक उन्नयन है, माने जो डेल्टा टीवी है, वो मोललता, जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि थी मोललता, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इससे यहां से देखिए फॉर्मूला क्या है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है ना। देखिए क्वथनांक उन्नयन हो गया डेल्टा टीवी, अनुक्रमानुपाती हो रहा है मोललता के, तो मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते थे। डेल्टा टीवी ऐसे ही, जब आप अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो एक नेतांक आएगा और उस नेतांक को हम के भी कह सकते हैं। भाई के तो कांस्टेंट है ही, बी माने क्वथनांक को लेकर कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर कर रहे हैं, इसलिए के भी लीजिए। अब यहाँ पर आप मोललता की जो फॉर्मूला होता था उसको ओपन कर लीजिए। क्या होता था भाई, मैं थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, प्रतीकों के माध्यम से बताऊंगा। मोललता का फॉर्मूला होता था विलय पदार्थ की मात्रा, उसको हम स्मॉल w कह दे रहे हैं। फिर होता था विलय पदार्थ का अणुभार। तो अब देखिए अणुभार को वैसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने स्मॉल m से मोललता को रिप्रेजेंट कर दिया है। कैपिटल M से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कैपिटल M से मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m से मोलरता, कैपिटल M से मोलरता। फिर हम अणुभार को रिप्रेजेंट कर देते हैं m डैश से, m डैश। मैं मोलरता का फॉर्मूला बोल रहा हूँ, विलय पदार्थ की मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार। चाहो तो आप कैपिटल M ना लिखो, स्मॉल m लिख लो कि भाई अणुभार को आप स्मॉल m कहते हैं तो m डैश कह दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मोललता है, ये अणुभार नहीं है। तो विलय पदार्थ की मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार। फिर आता था विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार माने विलायक चूंकि ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए कैपिटल W,
और केजी में है तो उसको केजी में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते थे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो रहा होगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और ये 1000 बिल्कुल ऊपर जाएगा, ये आ गया साहब 1000 अपॉन में, देखिए ये बिल्कुल ऊपर गया तो ये यहाँ आएगा इसके साथ एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं स्मॉल एम डैश को इधर ले आता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, तो क्या बन के आ रहा है फॉर्मूला, स्मॉल एम डैश, इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं अगर लिखना चाहो तो, 1000 शुरू में के बी, और ये जैसे लिखेंगे लिखा, बस मैंने 1000 को पहले लिख लिया और कुछ नहीं किया है, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी उधर फेंक दिया है, एम डैश इधर आया है, एम डैश तो इधर आ जाएगा डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आपका मिल जाता है। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी जो अवाष्यशील विलेय पदार्थ आपने मिलाया था शुद्ध विलायक में, उसके अणुभार को ज्ञात कर सकते हो। ये 1000 आपको पता है क्यों आया, मोललता वाले फॉर्मूले से आया। इस केबी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्यों बोलते हैं मोलल, क्योंकि मोललता से आया है, मोललता के अनुक्रमानुपाती, इसलिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन क्यों, क्योंकि क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, अवाष्यशील विलेय पदार्थ की मात्रा है, माने अवाष्यशील विलेय पदार्थ कितना मिलाया आपने, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, उस शुद्ध विलायक की मात्रा है, जो आपने जल लिया था ना शुद्ध विलायक, उसकी मात्रा है। डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो सीधे से एक बार आप समझ लीजिए कि स्मॉल एम डैश तो जिस अवाष्यशील विलेय को मिलाएंगे उसका अणुभार है, स्मॉल डब्ल्यू उस अवाष्यशील विलेय जितना कितना मिला रहे हैं आप उसकी मात्रा है, कैपिटल डब्ल्यू जिस विलायक में आप मिला रहे हैं उसकी कितनी मात्रा है, माने शुद्ध जल जो आपने शुरू में लिया था वो कितनी मात्रा है, माने शुद्ध विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू जो अवाष्यशील विलेय आप उसे मिलाने वाले हैं उसकी मात्रा, एम डैश उस अवाष्यशील विलेय का अणुभार, डेल्टा टीवी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और जब आपने उसमें अवाष्यशील विलेय मिला दिया वो विलेन बन गया। अब विलेन का क्वथनांक कितना, तो विलेन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटाएंगे तो माने डेल्टा टीवी। केवी क्या कहलाएगा, एक स्थिरांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसमें कौन क्या है उसको मैं भी लिख दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और हो सकता है, अगर आप मोललता में जैसे 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं, अगर आप 1 किलोग्राम विलायक ना लें, 100 ग्राम विलायक में अब आप अवाष्यशील विलेय मिलाएं तो फिर 1000 की जगह 100 भी कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला भी होता है। उस स्थिति में केवी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। तो मैं अभी समझाता हूँ, पहले आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। ये सब फॉर्मूला इसको मैं लिखा रहने दूंगा, इधर की तरफ कौन क्या है ये लिख दूंगा। तो सबसे पहले आप इस थ्योरी को और इस फॉर्मूले को नोट कर लें। तो अब काफी बच्चों को पता ही नहीं होता फॉर्मूला कहाँ से आता है, रट्टा लगाते रहते हैं, बस ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको नोट कीजिए आप। इसमें कौन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है उसकी बात करते हैं। स्मॉल एम डैश मैंने आपको बताया, स्मॉल एम डैश है अवाष्यशील विलेय का अणुभार, ठीक हो गया। स्मॉल डब्ल्यू लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू है अवाष्यशील विलेय का भार, विलेय की मात्रा लिख देता हूँ। चलिए आप भार जी कितना आप मिलाएंगे, 1 ग्राम मिलाएंगे कि 2 ग्राम मिलाएंगे, 1.26 ग्राम मिलाएंगे, वो अवाष्यशील विलेय पदार्थ। कैपिटल डब्ल्यू आपका हो गया शुद्ध विलायक की मात्रा, वो आपने विलायक कितना लिया हुआ था, माने जल कितना लिया हुआ था, ठीक। डेल्टा टीवी आपका हो गया क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई, माने क्वथनांक उन्नयन। और क्या बचा आपका केबी, इस केबी को आप बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोल दो, या मोलल उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन होता है तो इसलिए मोलल उन्नयन स्थिरांक लिख देता हूँ। ये हो गया। इसकी वैल्यू कई बार न्यूमेरिकल में देगा, कई बार कैलकुलेट कराएगा, तो बहुत इजी है। देखिए कई बार तो क्या होगा, ये वैल्यू देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, आपको अवाष्यशील विलेय का अणुभार पूछेगा। कई बार अवाष्यशील विलेय का अणुभार दे देंगे तो ये पूछ लेंगे, तो कोई एक आपसे टर्म मालूम करेंगे, बाकी सब आपको गिवन होंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। मैं भी ये कह रहा था, इसको आप दूसरे तरीके से भी एक फॉर्मूला माना इसका और होता है, जब 1000 की जगह 100 होता है। ऐसा तब होता है जब आप विलायक की मात्रा 100 ग्राम ले लें, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। यदि विलायक की मात्रा, यदि विलायक की 100 ग्राम मात्रा
100 ग्राम मात्रा में हो एवासिल विले, तब ये फॉर्मूला हो जाता है एम डैश बराबर 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल। ठीक है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला लगना है कि वो फॉर्मूला लगना है? तो जब आपको केवी की यूनिट देखनी होगी कि केवी की यूनिट अगर मोलर यूनियन स्थान में लिखी हुई है तब तो आप लगाएंगे 1000 वाला फॉर्मूला। वैसे मोस्टली 1000 वाला फॉर्मूला ही यूज होता है, लेकिन अगर वो दे दे केवी को, तब ऐसी स्थिति में इसको बोला जाता है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो जब आपको केवी की वैल्यू देके उसके पीछे लिखेंगे कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है, तब आप 1000 की जगह यहाँ 100 कर लेंगे और फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है ना। और जब इसे वो मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेंगे तब आप फॉर्मूला 1000 वाला लगाएंगे। तो इस प्रकार से क्वथनांक उन्नयन के ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये है और एक ये है। अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100। 1000 क्यों है? क्योंकि जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हमने हटाया तो एक नियतांक आ गया। फिर मोललता का फॉर्मूला ओपन किया है। ये जो एम डैश है ये अणुभार को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मोललता के फॉर्मूले में क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। चूंकि स्मॉल डब्ल्यू है, विलेय कम होता है तो इसलिए स्मॉल डब्ल्यू, तो इसलिए उसके अणुभार को भी स्मॉल एम से, लेकिन स्मॉल एम से हम चूंकि पहले से ही मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए उसके ऊपर डैश लगा लिया। फिर नीचे आता था विलायक की मात्रा, केजी में चूंकि विलायक ज्यादा होता है इसलिए बड़े डब्ल्यू दिखा दिया। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000। फिर तो उसको सोल्व किया है, सोल्व आपको करना आता ही है। कौन उसमें क्या है ये मैंने लिख के बता दिया। अगर केवी ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक होगा तो फॉर्मूले में 1000 की जगह 100 हो जाएगा। अब ये दो जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इस पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं, तो वहाँ तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उनको सोल्व करेंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिए जो मैंने ये बाद में लिखा। देखिए बात करते हैं उन्नयन स्थिरांक पर आधारित पहले न्यूमेरिकल की। हो सकता है आप कह सकते हैं कि आपने बाज दाब के आपेक्ष अवनमन पर न्यूमेरिकल नहीं कराया, क्या उस पर न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, लेकिन वो राउल्ट के नियम से रिलेटेड है। तो जब मैं आपको राउल्ट का नियम पढ़ाऊंगा उसमें बाज दाब का आपेक्षिक अवनमन का आएगा ही आएगा, तो तब उस समय उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिलहाल इसके न्यूमेरिकल मानी क्वथनांक उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल करने का बड़ा सीधा सा फंडा है कि आप क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार पढ़ें, उसमें जो वैल्यू समझ में आती है उसको नोट करते जाएं, फिर जो कैलकुलेट आपसे करा रहा है उसका फॉर्मूला लिखें और उस फॉर्मूले में देखें जो वैल्यू पता है उनको रखिए, जो नहीं पता है वो कहाँ से आएंगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी विलयन में विद्युत अनवघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम जल के 175 ग्राम में घुले हैं। तो साफ साफ यहाँ से क्या पता चल रहा है? किसी विलयन में विद्युत अनवघट्य पदार्थ के, तो ये विलेय की मात्रा है। और वैसे ही पता चल रहा है कि 12.5 ग्राम है, 175 ग्राम जल में घुला है, तो जो कम मात्रा होती है वो विलेय होता है। तो विलेय की मात्रा, तो मैं थ्योरी में नहीं लिख रहा, सीधे सीधे लिखता हूँ। विलेय की मात्रा को हम स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं। ये 12.5 ग्राम है। 175 ग्राम जल में घुले हैं तो कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जल की मात्रा हो गई 175 ग्राम। ठीक। तथा इससे क्वथनांक में उन्नयन 0.70 केल्विन आया। तो क्वथनांक में उन्नयन को आप किस अक्षर से कहते थे? डेल्टा टीवी। 0.70 केल्विन। तब उस विद्युत अनवघट्य पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान माने अणुभार को ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये मैंने 11th के वीडियो में बताया हुआ है कि अणुभार मोलर द्रव्यमान में क्या अंतर हो सकता है, तो बहुत ठीक से मैंने आपको वहां बताया, वहां से आप देख सकते हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए साथ में और आपको दिया है केवी इक्वल टू इतना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि इसी की यूनिट से पता चलेगा फॉर्मूला 1000 वाला लगना है कि 100 वाला लिखना है। तो यहाँ किलोग्राम होने की वजह से कौन सा लगेगा? 1000 वाला। अगर ये केल्विन ग्राम मोल इनवर्स होता तो कौन सा लगता? 100 वाला। या फिर लिख देता कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है तो हम 100 वाला लगाते। अभी ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम लिखा, तो मैं पहले केवी को भी नोट कर देता हूँ। ये आपको गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो अब आप देखिए फाइंड आउट क्या करना है आपको। उस विद्युत अनवघट्य पदार्थ जिसके 12.5 ग्राम आपने 175 ग्राम जल में घोले हैं, जिसकी वजह से क्वथनांक में बढ़ोतरी हो गई है, क्वथनांक में उन्नयन आया, उस अवाष्पशील उस विद्युत अनवघट्य पदार्थ का मोलर द्रव्यमान माने एम डैश, क्योंकि मोलर द्रव्यमान माने उसको अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य के मोलर द्रव्यमान माने अणुभार को हम एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम डैश आपको बताना। तो जो डाटा आपको समझ में आया वो लिख लिया, जो कैलकुलेट करा रहा है उसका फॉर्मूला हम आप लिखेंगे। तो एम डैश का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू।
1000 वाला फॉर्मूला क्यों लगा है? क्योंकि ये किलोग्राम लिखा है। या फिर थ्योरी में लिखता मोलल, अगर ये मात्रक ना दे, केवल केबी का मान देता, तब इसे केबी को बताता कि मोलल उन्नयन स्थान, तो मोलल लिखने से ही हम समझ जाते हैं कि 1000 लिखना है। अगर वो मात्रक नहीं देता और लिखता ग्राम अणु उन्नयन स्थान, तो 100 वाला लगाते। और अगर यहाँ केल्विन किलोग्राम की जगह ग्राम होता, केल्विन ग्राम मोल इनवर्स होता, फिर मैं 100 वाला फॉर्मूला लगाता। तो ये किलोग्राम होने की वजह से 1000, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आप इसमें लिख लीजिए, बहुत ईजी है। तो m डैश इक्वल टू हो जाएगा 1000, तो नंबर है अपने आप में। केबी की वैल्यू कितना है? 0.52। स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना है? 12.5। डेल्टा टीबी कितना है? 0.70। और कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका? 175। देखिए कैलकुलेशन तो आपने खुद से ही करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन का ही खेल और कुछ है नहीं। वैसे तो बहुत इजी है। देखिए 2 अंक दशमलव के इधर है, 1 अंक पॉइंट का इधर है, तो 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये 52 बचा, ये 125 बचा, फिर नीचे इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस सब को जो भी आप सोल्व करेंगे कैलकुलेशन जैसे भी, तो जो मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है, माने अणुभार का जो मात्रक होता है, वो होता है ग्राम मोल इनवर्स, या आप ग्राम प्रति मोल भी कह सकते हैं। तो ग्राम मोल इनवर्स मात्रक जरूर लिखेंगे, तो ये यहाँ पर कोई नंबर आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करके। तो मैंने मात्रक आपका लिख दिया। तो ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल। किसी को कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कमेंट करेंगे, तभी मैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपको कैलकुलेशन करना भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बस इसी टाइप के क्वेश्चन होने, किसी में वो मोलर द्रव्यमान दे देगा, आपसे के भी मालूम कर ले, तब लिख के देगा कि मोलर उन्नयन स्थान ज्ञात कीजिए या ग्राम अणु उन्नयन स्थान ज्ञात कीजिए। अगर कहेगा मोलर उन्नयन स्थान ज्ञात कीजिए तो फॉर्मूला 1000 वाला, कहेगा ग्राम अणु उन्नयन स्थान ज्ञात कीजिए तो फॉर्मूला 100 वाला, क्योंकि हम प्रदर्शित दोनों को के भी से ही करते हैं। बस वो थ्योरी में लिख देगा या फिर मात्रक से पहचाना जाता है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें। एक और न्यूमेरिकल इसका करके, उन्नयन स्थान पर आधारित एक दूसरा न्यूमेरिकल सेम है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज हुई है। क्या है? किसी विलयन में विद्युत अनवघट्य पदार्थ के 10 ग्राम, इस बार 10 ग्राम हो गए हैं बेंजीन के, पहले जल में घुले थे, बेंजीन के 100 ग्राम में घुले हैं, ठीक। तो यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू तो आपका हो गया 10 ग्राम और कैपिटल डब्ल्यू हो गया आपका 100 ग्राम, तथा इससे क्वथनांक में जो उन्नयन है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए अब केल्विन में नहीं है, तो इसे केल्विन में बदलते भी नहीं है। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि क्वथनांक में जो बढ़ोतरी होती है बहुत सूक्ष्म होती है, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसे रख दें, केल्विन में है तो केल्विन में ऐसे रख दें। केवी आपको दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फिर से वही फॉर्मूला 1000 वाला ही लगना है क्योंकि किलोग्राम है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। कोई आपको अवास्तविक विद्युत घनत्व का मोलर द्रव्यमान ही ज्ञात करना है, तो m डैश ही बताना है। तो अब बस आप ये वैल्यू इसमें लिख लीजिए। तो 1000 केवी हो गया आपका 2.53, स्मॉल डब्ल्यू 10 हो गया, डेल्टा टीवी 1 हो गया, कैपिटल डब्ल्यू 100 हो गया। इसको जब आप सोल्व कर लेंगे, इसमें तो कैलकुलेशन भी ईजी है इस बार, ठीक। 10 बार कट जा रहा है, 1 जीरो इससे कट जा रहा है, ये 100 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? दशमलव कट जाएगा तो 253। और मात्रक मैंने बताया था मोलर द्रव्यमान माने अणुभार का ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम प्रति मोल 253। तो वो जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें मिलाया गया है, विद्युत घनत्व पदार्थ जो मिलाया गया है, उसका जो अणुभार होगा, जो मोलर द्रव्यमान होगा, वो 253 ग्राम प्रति मोल होगा। देखिए ये तो बड़े इजी न्यूमेरिकल इस पर है इजी और भी, लेकिन उनको हम एक्सरसाइज में करते समय कर लेंगे, क्योंकि अभी इतने न्यूमेरिकल आप कर लीजिए। हो सकता है इसमें 2 कंडीशन में न्यूमेरिकल दे देता है। वो ये कह देता है कि इतने ग्राम इसमें मिलाने पर तो क्वथनांक उन्नयन इतना है, कितनी मात्रा मिलाई जाए इतने ग्राम में कि क्वथनांक में उन्नयन इतना हो जाए। तो 2 कंडीशन, माने पहली शर्त के अनुसार फिर दूसरी शर्त के अनुसार 2 इक्वेशन बनती हैं, उनको डिवाइड करके भी कैलकुलेशन होती है। तो उसके आधार पर जो अन्य प्रकार के न्यूमेरिकल हैं वो हम एक्सरसाइज करते समय उनको कर लेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं बिल्कुल प्रॉपर, बहुत ब्रॉड लेवल पर, बहुत डीपली डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ, कुछ भी छुटाता नहीं हूँ। सारे न्यूमेरिकल, सारे थ्योरी के टॉपिक आपको कराता हूँ, बस थोड़ा सा समय लगता है, तो पेशेंस बनाए रखिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म हमारे सिलेबस में 4 हैं, वो 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन पर मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल भी बताए हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सीधा मतलब राउल्ट नियम से होता है, तो वहीं पर फॉर्मूला क्रिएट होगा और न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में विलयन के 2 अनुसंख्यक गुणधर्मों को हमने कंप्लीट किया। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इनको अपनी कॉपी पर बहुत ठीक ढंग से नोट कर लें, क्योंकि नोट करने के बिना कोई इनका फायदा आपके लिए नहीं रह जाएगा। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से जो अपनी कॉपी बना रहे हैं, जो नोटबुक बना रहे हैं, उस पर नोट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। कहीं कोई डाउट या कैरी है या आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हुआ है, कोई टर्म आपको समझ नहीं आ रहा है, तो
कमेंट के माध्यम से वो मुझे बताते रहिए। जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम उसमें बचे हुए जो दो अणुसंघ के गुणधर्म हैं, एक हिमांक अवनमन और बहुत ही महत्वपूर्ण है परासरण, जिसके आधार पर आएगा परासरण दाब, उसकी बात करेंगे। आपसे बस मेरा यही कहना है कि इस चैनल के प्लेलिस्ट पर बने रहिए और जो आपके साथी स्टूडेंट हैं उन तक इन वीडियोस, इन लेक्चर को आप पहुंचाते रहिए, जिससे उन लोगों का भी भला हो जाए। साथ ही ये मानकर चलिए कि आपके पूरे सिलेबस को मैं बहुत विस्तृत रूप से, बहुत डिटेल और डीपली आपको तैयार कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।